अच्छा जनाब, आगाज करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोकन इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंसेज की तरफ से वेलकम। थोड़ा सा थैंक यू अपने सर। इदारे का तारुफ करा देते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोकन इंग्लिश पिछले 10 साल से मुख्तलिफ कोर्सेज ऑफर कर रही है, जिसमें मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेज, क्रिएटिव राइटिंग, क्रिटिकल थिंकिंग और मैनेजमेंट के कोर्सेज शामिल हैं। हमारी एक ब्रांच पिशावर में है, एक इस्लामाबाद में है, और हम मैनेजरियल ट्रेनिंग्स भी ऑफर कर रहे हैं, मल्टीपल और कोर्सेज भी ऑफर कर रहे हैं। ये जो आपको कोर्स अभी ऑफर किया गया है प्रपोजल राइटिंग का, इसका बुनियादी मकसद ये है कि स्टूडेंट में एक ऐसा एप्टीट्यूड डेवलप हो जाए कि वो लॉकडाउन के दौरान कुछ करने की सोच रखें। आपको पता है कि कम्युनिटी के बहुत सारे सेगमेंट्स आपके सामने आ रहे हैं। कभी गरीब आपके सामने आएगा, कभी कोई यतीम सामने आ रहा होगा, कभी आपको ऐसे बच्चे नजर आ रहे होंगे जो स्कूल गोइंग नहीं है, और आपके अंदर ये दिल में ये जज्बात पैदा होते हैं कि यार क्यों ना मैं इस पाकिस्तान के लिए, पेशावर के लिए कुछ करूं। तो जब आप कुछ करने का जज्बा रखते हैं तो हमें उस करने को लोगों तक पहुंचाना होता है। जब आप अपनी बात को किसी तक पहुंचाना चाहते हैं तो जाहिर है आपको लिखना पड़ता है। तो उस लिखने की जो टेक्निक्स हैं उसे प्रपोजल राइटिंग कहते हैं। तो हम उसके बारे में एक ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे, और मेरी अपनी कोशिश होगी कि आपको इस मुख्तसर वक्त में इतनी गाइडेंस दे दूं कि आप एक इनिशिएटिव स्टेप्स ले सकें। ठीक है बेटा, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। किया उन्होंने। सबसे पहले मेरा नाम यस सर। अरशद ज़िया सिद्दीकी है। मैंने 1998 में एमकॉम किया है। प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन में मेरी स्पेशलाइजेशन है। ये प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या भला होती है? मिसाल के तौर पर आपके पास एक दोस्त आता है और कहता है यार मासरा पैसे दे रियाती दिराजाइयो, फैक्ट्री को लाओ। तो जब आप फैक्ट्री खोलते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि मैनेजर कौन होगा, तनख्वाह कितनी लेगा और काम क्या करेगा। चौकीदार कौन होगा, उसके पास कौन कौन से इक्विपमेंट्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए, उससे आप क्या काम लेंगे। अगर आप मुझसे मशवरा करेंगे तो आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है या जो आपकी वर्क इन्वायरमेंट है वो बेहतर होगी। और अगर आप मशवरा नहीं करेंगे बेटा तो क्या होगा, आपका मैनेजर धूप में कुर्सी लेकर अखबार पढ़ता रहेगा, आपका जो चौकीदार है वो लोगों के साथ याराने करता रहेगा। इदारे अल्लाह की बात आती है लेकिन आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो जिस वक्त आप मैनेजमेंट के साथ, प्रॉपर वर्किंग के साथ एक काम करते हैं तो उस काम में हमेशा बरकत होती है और वो डुप्लीकेट होती है। अब डुप्लीकेट से मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता चलूं। आपको पता होगा कि पंजाब के हमारे भाई जब एक फैक्ट्री खोलते हैं तो एक 2-4 साल बाद वो 2 से 4 और 4 से 6 हो जाती है। हमारे पेशावर में एक दुकान खोलते हैं हमारे बुजुर्ग, और सारी जिंदगी गुजर जाती है, वो 102 नहीं होती। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि हम कभी अपने यूनिट्स को मल्टीप्लाई नहीं करते। हम एक ही जगह पर इन्वेस्टमेंट और री इन्वेस्टमेंट और फिर री इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। नतीजा ये होता है कि कुछ भी फेलियर हो जाए तो हमारे सारे यूनिट्स एट द सेम टाइम फ्लॉप हो जाते हैं। मैंने अपने करियर का आगाज 1998 में किया। दिलास गुल के नाम से एक एनजीओ है, ये एक जर्मन एनजीओ है, और जो तमाम बच्चों को जो सड़क पे भीख मांगते हैं और गाड़ियां साफ करते हैं, उनको सुबह के टाइम हम पकड़कर सुजुकी में डालकर एक जगह पे ले जाते, उनको हाथ धोना सिखाते, कलमा पढ़ना सिखाते। और मुझे बहुत पसंद आया ये काम, और यहाँ से मैंने अपने वर्किंग करियर का आगाज किया। उसके बाद नेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन में एज अ प्रोजेक्ट प्लानर मैंने जॉब की। फिर सरहद डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ एज अ प्रोजेक्ट प्लानर मैंने जॉब की। इसके अलावा फिर टीचिंग करियर में पेशावर डिग्री कॉलेज ऑफ कॉमर्स, खैबर कॉलेज ऑफ कॉमर्स, आईसीएमएस और फिर गंधारा यूनिवर्सिटी में एज अ हेड ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस 4 साल मैंने अपनी खिदमत दी। उसके बाद हायर एजुकेशन आर्काइव डिपार्टमेंट का एक प्रोजेक्ट है गंधारा हिंदको बोर्ड के नाम से, जो केपीके में 26 जबानें बोली जाती हैं उनके रिवाइवल पे काम करता है। उसका अल्हम्दुलिल्लाह सारा फ्रेमवर्क मैंने बनाया। केपी गवर्नमेंट ने इस डिपार्टमेंट को, इस प्रोजेक्ट को 7 करोड़ रुपए का फंड दिया, जो 3 सालों में इन्होंने यूटिलाइज करना है। फिर जब ये फंड खत्म हो गया तो इस दौरान ये यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोकन इंग्लिश के साथ मैंने एक प्रोजेक्ट साइन किया कि फॉरेन लैंग्वेजेस की बहुत ज्यादा मांग है, और पंजाब में, लाहौर में बहुत ज्यादा पैसे इसके चार्ज किए जाते हैं। हम ये चाह रहे थे कि केपीके में बड़े चीप और मुनासिब रेट्स के ऊपर ट्रेंड अफराद को इकट्ठा करके
ये फैसिलिटी दी जाए ताकि हमारे लोग पिंडी ना जाएं, हमारे लोग इस्लामाबाद ना जाएं, हमारे लोग लाहौर ना जाएं, सारी फैसिलिटीज उनको यहाँ पे मिले और वो सिर्फ टेस्ट देने के लिए वहां पे जाएं, कामयाब हों और अल्लाह उनका रोजगार लगाए। और एक हदीस शरीफ में है कि ट्रेनिंग देना सदका है, तो चूंकि हम ट्रेनिंग सदके की नीयत से करते हैं तो अल्लाह उसमें बरकत देता है। अगले कदम का आगाज करते हैं बेटा। हमारा टॉपिक है सोशल सेक्टर्स। अब ये सोशल सेक्टर्स कौन से होते हैं? हर वो जगह सोशल सेक्टर कहलाती है जहां पे दो या दो से जायद अफराद आपस में इंटरेक्ट करने के लिए इकट्ठे होते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने आपको एक टास्क दिया कि यार अपने इलाके के एक मोहल्ले में चले जाओ और वहां पर बेवाओं की लिस्ट इकट्ठी करो। आपने मेरे कहने पे चले गए, एक दरवाजा खटखटाया और आपने कहा जी यहाँ पे कोई बेवा है? तो उन्होंने कहा जी हाँ जी एक बेवा है। आपने डेटा कलेक्ट कर लिया। जब आप इतना ट्रेवल करते हैं तो मुझे ये एहसास होता है कि क्यों ना आप ऐसा काम करें कि डेटा जब आप कलेक्ट कर रहे हो तो साथ में ये भी पूछ लें कि जी आप कितने अरसे से बेवा हैं, आपका सोर्स ऑफ इनकम कितना है, क्या आपके इलाके में यतीम लोग भी मौजूद हैं, आप किस तरीके से अपनी गुजर बसर करते हैं। यानी कि एक सोशल सेक्टर के साथ बहुत सारी ऐसी चीजें भी वाबस्ता होती हैं जो आपको अच्छी तरह पता है। जैसे एक खुदा ना खासा आरफन होगा तो जब वाले साहब नहीं होंगे तो माशी मसाइल भी होंगे। तो ये सारी चीजें जो है इंटर रिलेटेड हैं। तो हमारा बेसिक काम इस कोर्स का ये होगा कि हम सोशल सेक्टर्स को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करें, किसी अच्छे नहज पर। प्रपोजल राइटिंग की नीड, जरूरत क्या है? जैसा कि शुरू में मैंने आपको बता दिया, कुछ दोस्तों ने लेट हमें ज्वाइन किया, कि प्रपोजल लिखने की जरूरत ये है कि हम अपने वतन के लिए, अपने मुआशरे के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ता है। तो लिखने के लिए चीज होती है जो डॉक्यूमेंट होता है। फाइंडिंग अ डोनर। डोनर क्या होता है? वो बंदा जो आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज देता है कि बेटा तुम्हारी बड़ी अच्छा विजन है, तुम्हारी अच्छी बड़ी सोच है, आओ इस पे काम करते हैं, मैं तुम्हें पैसा देता हूं, तुम्हारे पास एबिलिटीज है, तुम इस पे काम करो। तो डोनर इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, लोकल भी हो सकता है, फॉरेन भी हो सकता है। इन सब में कॉम्प्लिकेशंस क्या है ये हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि सोशल सेक्टर में आपने जो प्रपोजल राइटिंग का काम शुरू करना है उसमें कौन कौन से एरियाज आप फोकस कर सकते हैं। हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये बेसिक चीज है। फॉरेन डोनर्स के लिए अगर आप प्रपोजल राइट कर रहे हैं तो वहां पर इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट, यानी कि खवातीन और मर्द दोनों के लिए आपने एम्प्लॉयमेंट को कंसिडर करना होता है। अगर एजुकेशन की बात है तो प्राइमरी एजुकेशन हॉट इशू है पूरी दुनिया में। क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के जितने बच्चे हैं, प्राइमरी एजुकेशन उनको कंपलसरी करार दी जाती है ताकि वो बच्चे अपनी कम्युनिटी में अच्छा रोल प्ले कर सकें। हेल्थ इश्यूज से मुराद ये नहीं है कि कैंसर के मरीज हैं, खुदा ना खास्ता और कोई चीज है। हेल्थ इश्यूज से मुराद कॉमन जो भी इश्यूज हमारे आते हैं जो रेक्टिफाइबल हैं छोटे पैमाने पर, लेकिन अगर आप उनको क्योर नहीं करेंगे तो ये इन्फेक्शियस डिजीजेस बन जाएंगे, एक दूसरे को ट्रांसफर होते जाएंगे। जैसे खांसी टीबी में कन्वर्ट हो सकता है, और आजकल आपको पता है मामूली सी खांसी भी ज्यादा हो जाए तो कोरोना भी उससे इन्फेक्ट हो जाता है। अब जो आप डॉक्यूमेंट लिखते हैं प्रपोजल राइटिंग, इसकी हैसियत क्या है? ऐसा ना हो कि हम एक कागज कलम उठाएं और इसको लिखना शुरू कर दें। जब हम एक प्रपोजल लिखते हैं तो पाकिस्तान में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत इसे एक लीगल डॉक्यूमेंट कहा जाता है, और ये उस वक्त लीगल डॉक्यूमेंट बनता है जब इसको अपोनेंट पार्टी, यानी कि जिसको आपने प्रेजेंट किया है, वो उसको एक्सेप्ट कर ले, उस पर साइन कर दे। प्रपोजल की बेसिक डेफिनेशन क्या है? ये एक ऐसा प्लान है, एक ऐसी सजेशन है जिसमें आप एक पार्टी को ये दावे के साथ कहते हैं कि भाई मैं ये काम मुकम्मल करूंगा। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं मैं कंस्ट्रक्शन का काम मुकम्मल करूंगा, आपके इलाके में नकासी का बहुत बड़ा इशू है, मैं यहाँ पर सैनिटेशन का काम करूंगा, आपकी नकासी बिल्कुल बेहतर बना दूंगा। तो जब आप इसको लिख कर देंगे और उसको डिफाइन कर देंगे तो अगर वो दूसरा बंदा इसको एक्सेप्ट कर लेता है तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाएगा। अकाउंटिंग की टर्म में अब जाहिर है जब भी आप फाइनेंस इन्वॉल्व करेंगे तो एट द एंड ऑफ डे उसका एक ऑडिट करवाना पड़ेगा।
उस ऑडिट की जो रिपोर्ट है वो आपने डोनर को प्रेजेंट करनी होगी। तो ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो प्रपोजल है या जो डॉक्यूमेंट है, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें पोटेंशियल क्लाइंट्स या कस्टमर से फाइनेंशियल हेल्प लेने के लिए आप उसे सजेस्ट करें और कोशिश करें कि वो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट दे दे। एस्पेक्ट्स क्या हैं? अगर आपने मिसलीड करने की कोशिश की, डॉक्यूमेंट्स में मिस एप्रोप्रिएशन किया, तो कोर्ट ऑफ लॉ में आपको सू भी किया जा सकता है। अब जब खुदा ना खास्ता कोर्ट ऑफ लॉ तक बात जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो डेटा कलेक्शन के सोर्सेस होते हैं कि आपने ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कहाँ से की थी, उस तक आपको अपनी रसाई रखनी चाहिए, उसका नाम लिखना चाहिए, उसका मोबाइल नंबर लिखना चाहिए कि मुझे ये इंफॉर्मेशन, मैं तो इंटरमीडिएट हूँ, मैं तो लिख रहा हूँ, लेकिन डेटा जिसने प्रोवाइड किया वो फलाना बनता है, फलाना एजेंसी है। तो अगर आप अपने आप को लीगल कॉन्सिक्वेंसेस से बचाना चाहते हैं तो A to Z आपने तमाम चीजों को मद्देनजर रखना होता है। अब आप 4-5 भाई इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं, ऑनलाइन हैं, और आप कहते हैं कि सर जी बस कार शुरू को उस मुंह तक पता बसंग लिख के सब राइट को एरिया में लिखेंगे। देखिए ऊपर मैंने आपको एक लिंक दिया है, ये पूरी प्रेजेंटेशन मैंने आपको व्हाट्सएप में शेयर भी कर दिया, बाद में इस लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा। पहला है fundsforNGOs.com। ये एक इंटरनेशनल डोनर है जो हर हफ्ते कम से कम 3 मरतबा आपको अपडेट करता है और ये बताता है कि पाकिस्तान के किस एरिया में यूएसएड फंड दे रहा है, किस एरिया में वेस्टर्न यूनियन आपको फंड दे रहा है, किस एरिया में अमेरिका के सिटीजन्स आपको फंड दे रहे हैं, जापान के सिटीजन्स आपको दे रहे हैं, खवातीन के लिए आपको फंड दिया जा रहा है। तो आप इसमें फ्री अपने आप को रजिस्टर करेंगे और आपको हर 2-3 दिन बाद एक ईमेल आ जाएगी। उस ईमेल का बेनिफिट ये होगा कि आपको अवेयरनेस होगा कि व्हाट इज गोइंग ऑन, इस वक्त हो क्या रहा है माशरे में, लोग किधर जा रहे हैं, फंड रेजिंग की टेंडेंसी क्या है। अभी चूंकि आपने ना अपने लिए कोई एनजीओ बनाई है, ना आपने अपने लिए कोई रास्ता तयन किया है, तो इसका मतलब ये है कि पहले आप ट्रेंड को देखेंगे, इस फंड्स फॉर एनजीओ में अपने आप को रजिस्टर करेंगे, 3-4 दिन आप इसमें लगा लें, आराम से देखते जाएं कि क्या हो रहा है। फिर इसके बाद नीचे आपको मैंने एक और लिंक दिया है। जैसे आप गूगल इस्तेमाल करते हैं तो इसी तरह गूगल का ग्रुप होता है, जिस तरह व्हाट्सएप के आप ग्रुप बनाते हैं, आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो मे भी चूंकि आपने कभी गूगल का ग्रुप ना बनाया हो तो आपसे कहे कि साइन इन कर दो, तो साइन इन कर लीजिएगा। साइन इन करने के बाद आपको एक ग्रुप मिलेगा एनजीओस होम के नाम से। ये नेट एनजीओस होम पाकिस्तान में मौजूद 1300 एनजीओस का ग्रुप है। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट बेटा आपको ये होगा कि रोजाना जितनी वैकेंसीज आती हैं वो अखबारों में नहीं आती हैं, वो यहीं पर शेयर होती हैं। और इनकी जो वैकेंसीज हैं वो विदाउट रेफरेंसेस हैं, किसी भी सिफारिश की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट आपको कॉल आएगी, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा। अगर आप सिलेक्ट हो गए तो नेक्स्ट डे से आपने अपॉइंट करना होगा, आपने ज्वाइन करना होगा। लेकिन याद रखिएगा कि एनजीओ सेक्टर में जितनी भी आपकी वैकेंसीज होती हैं या जितनी भी आपकी सहूलियात होती हैं, ये टेम्पररी होती हैं, आर्जी तौर पर आपको दी जाती हैं, इसमें परमानेंसी नहीं होती। बास प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो 3 महीने के लिए होते हैं, बास 2 महीने के लिए होते हैं। लेकिन अगर आप एक एनजीओ में अपना कैरियर स्टार्ट करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आगे जाना शुरू कर देते हैं और वो आगे चलता रहता है। मैंने आपको ये स्नैपशॉट यहाँ पे शेयर किया है। फंड्स फॉर एनजीओ में जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो आपको इस तरह की सिचुएशन या इस तरह की एनवायरनमेंट मिलेगी, आपको ईमेल्स आना शुरू हो जाएंगी। देखिए आपको pakngos.home की मैंने शेयर कर दी है स्नैपशॉट। जब आप इसमें अपना ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे तो हर 2-3 दिन बाद आपको इसी तरह ईमेल्स आएंगी, तमाम इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर होती जाएगी। अब हम लोग चूंकि फर्स्ट टाइम किसी प्रपोजल को राइट करेंगे या प्रपोजल राइटिंग के शोबे में जाएंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर जी हाउ टू राइट। सिंपल सी बात है, आप किसी स्कूल में भी जाते हैं और खुदा ना खास्ता मैं आपको कहूं कि बेटा वो कर लें, एक एप्लीकेशन लिख लें, तो आपके दिल में सवाल पैदा होगा कि सर जी इस एप्लीकेशन का एक फॉर्मेट होना चाहिए। हर इदारे का अपना कल्चर होता है, हर इदारे का, हर स्कूल का कल्चर होता है, तो उसका पैटर्न क्या है, टू किसको एड्रेस करना है, सब्जेक्ट में क्या लिखना है, फिर इसके कंटेंट्स में क्या लिखना है,
फिर इसके एंड पे क्या लिखना है, फिर इसके रिस्पांस के तौर पर हमने किसको फॉलो अप करना है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे दिलो दिमाग में आते हैं कि प्रपोजल जब राइट किया जाता है तो उसका टेम्पलेट क्या होगा, उसका फॉर्मेट क्या होगा। मोर देन 37 तकरीबन मैंने आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट्स शेयर कर दिए हैं। जिस वक्त ये ट्रेनिंग एंड हो जाए तो आप एंड पे इसको खोल लीजिएगा, एक एक फोल्डर को डाउनलोड कर लीजिएगा, इत्मीनान के साथ इसमें मौजूद तमाम फाइलों को रिव्यू कीजिएगा। इसमें बजटिंग भी है, इसमें एनालिसिस भी है, इसमें तमाम चीजें मौजूद हैं जो एक इफेक्टिव प्रपोजल के लिए जरूरी होती हैं। अब प्रपोजल राइटिंग में पहला कंपोनेंट आपके पास आ रहा है बेटा, अंडरस्टैंडिंग द डोनर। डोनर कौन है? डोनर वो शख्स है जो आपको फंड्स प्रोवाइड कर रहा है। जब आप सोशल सेक्टर के लिए प्रपोजल लिखते हैं, मिसाल के तौर पर आपने अपने लिए डोनर सिलेक्ट कर लिया वेस्टर्न यूनियन। वेस्टर्न यूनियन यूरोपियन कंट्रीज में है। यूरोपियन कंट्रीज की साइकी ये कहती है कि वहां पे आपको पता है कि मशीनें बहुत ज्यादा हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा है, वो ह्यूमंस को बहुत ज्यादा कदर की निगाह से देखते हैं, इंसानियत की कदर करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे इंसानों की कदर होगी, लेबर्स होंगे या चाइल्ड लेबर की बात होगी या इस तरह के कोई भी डोनेशंस या आपके ट्रेंड्स आपके सामने आ रहे होंगे, वुमेन्स के लिए वायलेशन आ रहा है, तो डोनर की साइकी को मद्देनजर रखकर आपने अपने लिए एक टॉपिक की सिलेक्शन करनी है। मिसाल के तौर पर अभी हम आपस में बैठे हैं, कोई मेरे लाहौर से हमारा एक लॉगिन है, हमारा एक सरगोदा से लॉगिन है, इसके अलावा हमारा एक चित्राल से हमारा एक भाई भी मौजूद है। ये डिफरेंट एरियाज के लोगों की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। तो हम इस वक्त कंसेंसस बिल्डअप करने के लिए चाइल्ड लेबर पे बात कर लेते हैं। आपने देखा कि यार हमारे मुआशरे में छोटे बच्चों से काम लिया जाता है और स्कूलिंग उनको नहीं दी जाती, तो आपने जो प्रपोजल का टॉपिक सिलेक्ट करना है, यहां से आपको अंदाजा हो जाएगा कि जी मेरा टॉपिक क्या होगा और मैंने टारगेट किसको करना है। टारगेट करने के लिए सेकंड सेगमेंट हमारे पास आ गया, क्लस्टर्स इन द एरिया। ये क्लस्टर्स क्या बना होती है? अ ग्रुप ऑफ फोर्सेस, अ ग्रुप ऑफ एनजीओस वर्किंग इन द सेम एरिया आर कॉल्ड क्लस्टर। यूनाइटेड नेशंस ने बहुत सारी एनजीओस को इकट्ठा करके ग्रुप बनाया है। उनके जो ग्रुप्स होते हैं उनको टेक्निकली क्लस्टर्स कहा जाता है और बहुत इजीली आप इंटरनेट पर इन क्लस्टर्स को फाइंड करेंगे और फाइंड करने के बाद उनको रिक्वेस्ट करेंगे। जिस तरह के आप फेसबुक पर किसी ग्रुप को ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करते हैं, आप क्लस्टर्स को ज्वाइन करते रहेंगे, लेकिन कभी भी आपने उनकी कम्युनिकेशन में इंटरप्शन नहीं करनी, वरना वो आपको ग्रुप से आउट कर देते हैं। सिर्फ आपने ये देखना होता है कि जी वो लोग काम कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से अपनी प्रोग्रेस को शेयर करते हैं। जाहिर है वो प्रोग्रेस को शेयर करते हैं तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि उनके पीछे उनकी वर्किंग क्या है। तीसरा कंपोनेंट जो आपके प्रपोजल राइटिंग में है वो है डेटा कलेक्शन। कैसे कलेक्ट करेंगे? हर एरिया में डीसी ऑफिस मौजूद है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का स्टेटिस्टिकल डिपार्टमेंट मौजूद है। आपको याद होगा हुकूमत पाकिस्तान हर 5-10 साल बाद एक सेंसस कराती है, शुमारियात कराती है, आर्मी होती है, हर घर में जाते हैं, उनसे पूछते हैं तुम्हारे घर में औलाद कितने हैं, असलहा कितना है, बच्चे कौन सी जबान बोलते हैं, आपके घर में टीवी कितनी है, वगैरह वगैरह। तो जाहिर है अगर ये डेटा 10 साल पहले कलेक्ट किया गया है तो जो बच्चा उस वक्त 5 साल का था आज 15 साल का हो चुका होगा, जो 15 साल का था अभी वो एडल्ट हो चुका होगा, जो एडल्ट थे वो जाहिर है वो रोजगार की तलाश में होंगे। तो ये स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करना आपका काम होता है। आप अपने प्रोजेक्ट प्रपोजल में बेस्ड अपॉन द प्रोवाइडेड डाटा स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट से डाटा कलेक्ट करके आगे जा सकते हैं। स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट का डाटा अब मुसीबत कहां से मिलेगा? बहुत सिंपल है, किसी भी सरकारी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट का एक जो वो पूरा वो होता है, हम इसे एल्बम कह सकते हैं या आप इसे कह सकते हैं गजट कह सकते हैं, वो फ्री में अवेलेबल होता है। आप अपने इलाके का रेलेवेंट डाटा वहां से फोटोस्टेट कर सकते हैं और आप अपनी प्रपोजल राइटिंग में उसको फीड कर सकते हैं। इलाके में ऑलरेडी एनजीओस मौजूद होती हैं। अब आप कहेंगे जी मुझे क्या पता कि इलाके में एनजीओस मौजूद हैं या नहीं है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट आपकी हेल्प करता है, आपका डीसी ऑफिस आपकी हेल्प करता है, आपको ये बताता है कि आपके इलाके में और कौन कौन से इदारे ऐसे हैं जो चाइल्ड लेबर पे काम कर रहे हैं, किस तरीके से
आगे अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। फिर हमारा काम आता है बेटा प्रपोजल राइटिंग में, प्लान योर वर्क, हाउ टू डू या व्हाट टू डू, आपने करना क्या है। अगर आप वर्क को प्लान कर लेते हैं, मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आपने ये प्लान किया कि आज आपने ये फ्री वेबिनार अटेंड करना है। मुझे ये 4-5 ऑडियंस यहाँ पे नजर आ रहे हैं जो फ्री वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, लेकिन इन ऑडियंस के पीछे कितनी मेहनत है या कितनी देर से ये लोग वेट कर रहे हैं, कैसे इन्होंने नेट का कनेक्शन ऑन किया, अपने मोबाइल में पैकेज ऑन किया, अपनी कुर्सी पर बैठे, अपनी सीट पर बैठे इंतजार किया। ये सारा वो काम है जो पस मंजर में है लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा। लेकिन जब आप इसको लिखना शुरू कर दोगे तो आपको इसकी बहुत सारी नीचे मामूली मामूली जो स्टेप्स हैं वो भी नजर आना शुरू हो जाएंगे, तो आपका प्रपोजल ऑटोमेटिकली रिफाइन हो जाएगा। फिर हमारे पास आता है प्लान द फाइनेंसेस, खर्चा कितना आएगा। आपको अच्छी तरह पता है, घर से जब आप निकलते हैं पहला कदम उठाते हैं तो फाइनेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। जब आप 2 कदम और लेते हैं आपने किसी की हेल्प लेनी होती है, जब आपको कोई सर्विसेज देगा तो उसके लिए भी फाइनेंसेस इन्वॉल्व होंगे। तो प्रपोजल राइटिंग का सेकंड सेगमेंट हमारे पास जो होगा वो प्लान फाइनेंसेस होगा, और आखिरी कदम हमारा आएगा स्टार्ट राइटिंग एन इफेक्टिव प्रपोजल। मैंने आपको एक सैंपल दिया है बेटा, जब आप फारिग हो जाओ तो इसको इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा। इसमें एक्टिविटीज हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, करंट स्टेटस है और एक्सपेक्टेड कॉस्ट है। अब इस पूरे पैराग्राफ में कहीं भी ये इंग्लिश लाइक वर्ड्स हैं, ग्रामर नहीं है, इसमें कहीं भी सेंटेंसेस इस्तेमाल नहीं हुए। यहाँ पर आप दिल में ये ना आए कि यार मुझे तो अंग्रेजी नहीं आती है, मैं कैसे लिखूंगा प्रपोजल। यहाँ पे जस्ट आपने प्लॉट डाउन कर लेना है कि व्हाट यू वांट टू डू। अगर आप अपने कैरियर में सीएसएस करना चाहते हैं तो आप लिख दें कि मैंने सीएसएस करना है। तो भाई सीएसएस करना है तो उसके लिए बैचलर चाहिए फॉर एग्जांपल, तो आप लिख लें मैंने बीए करना है। बीए करना है तो एफए में अच्छे नंबर लेने हैं। एफए करना है तो बहुत सारी मैंने किताबें पढ़नी है, मैंने ट्यूशंस भी पढ़नी है, क्योंकि लोग कभी ये नहीं देखते हैं कि आपके मार्क्स कैसे आए हैं, लोग ये देखते हैं कि मार्क्स कितने लिए हैं। सीएसएस क्वालिफाई करना है तो आपने ये छोटे छोटे जो फैक्टर्स हैं इसको प्लॉट डाउन करना है एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर। ये एक एक्सरसाइज है, जब आप अपने काम को लिखना शुरू कर दोगे तो ऑटोमेटिकली उसकी कॉस्ट भी सामने आ जाएगी, उसका ऑब्जेक्टिव भी सामने आ जाएगा, और एक्टिविटी तो ऑटोमेटिकली उसी में सामने आ जाती है। आपको कहा था कि प्लान दी फाइनेंसेस। अब प्लान दी फाइनेंसेस की मैं आपको एग्जांपल इसलिए नहीं दे सकता बेटा कि हर इलाके में फाइनेंसेस की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। पिशावर एक बड़ा एरिया है, यहाँ पर एक स्टैंडर्ड एजुकेशन अगर आप किसी यतीम बच्चे को देना चाहोगे, फॉर एग्जांपल किसी आर्फन को देना चाहोगे, तो 2,500 से 3,000 रुपए लगेंगे। अगर चित्राल का हमारा भाई प्रपोजल अपना राइट कर रहा है और वहां पर वो कहता है कि जी मैं अपने यहाँ पर आर्फनेज को एजुकेशन देना चाहता हूं, तो वहां पर महंगी से महंगी स्कूल जो होगी उसकी मंथली फीस 1,000 रुपए होगी। सरगोदा में जो हमारे भाई हैं वहां पे सरकारी स्कूल है माशाल्लाह से बहुत ज्यादा हैं। तो इट डिपेंड्स कि आपने वर्किंग कैसे सिलेक्ट करनी है और कैसे उसमें फाइनेंस आएंगे। तो फाइनेंस की एग्जांपल यहाँ पर मैंने आपको नहीं दी, लेकिन वो आपके साथ जो मैंने डेटा शेयर किया है वहां पर ये सारी एग्जांपल्स ऑलरेडी मौजूद हैं। प्रपोजल राइटिंग का पहला एलिमेंट क्या है? एलिमेंट क्या होता है बेटा? एलिमेंट ये होता है कि देखें आप मुझे देख रहे हैं, इस वक्त आपको मेरे बाल भी नजर आ रहे हैं, मेरी आंखें भी नजर आ रही हैं, मेरे कॉलर भी नजर आ रहा है, मेरे कपड़े भी नजर आ रहे हैं। तो ये सब मिलकर एक अरशद ज़िया सदीकी बन रहा है। पीछे बैकग्राउंड में दीवार भी है, 2-4 तस्वीरें भी हैं, ये मेरी एनवायरमेंट है। आपको पता लग रहा है कि एक ट्रेनर है किसी इदारे में, किसी दफ्तर में मेज कुर्सी पर बैठकर आपको लेक्चर दे रहा है। तो ये जो चीजें मुझे मजमूई तौर पर सपोर्ट कर रही हैं वो एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो आपकी प्रपोजल राइटिंग में जो चीज, जो छोटे छोटे फैक्टर्स उसको कंप्रीहेंसिव बनाएंगे उनको एलिमेंट्स कहा जाएगा। पहला एलिमेंट क्या है? आइडेंटिफाइंग द गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड एंड टारगेट ग्रुप। रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशंस किसकी होती हैं बेटा? डोनर की होती हैं, आपकी नहीं होती। आप कभी भी ये ना सोचना कि मैं एक आर्फन को आज पढ़ाना शुरू करूंगा और वो एमबीबीएस डॉक्टर बन जाएगा। तो जाहिर है वो तो 30 साल की एक्सरसाइज है, तो आपके पास उतना फाइनेंस ही नहीं है। तो आपने डोनर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आगे जाना है।
कंटेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का कंटेंट क्या है? कंटेंट ये है कि मैं कम्युनिटी को सर्व करना चाहता हूं। अगर आप कम्युनिटी की सर्विसेज के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं तो नोबडी विल स्टॉप यू। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दूंगा बेटा। आपको याद होगा कि पाकिस्तान में एक जलजला आया, हमारे कुछ दोस्त हैं फिनलैंड में फ्री एजुकेशन के लिए गए, पीएचडी कर रहे थे। फिनलैंड में शदीद सर्दी होती है, बर्फबारी होती है, वहां पे उनको एक कार्ड दिया गया जिस तरह के हमारा एटीएम कार्ड है। वो कार्ड स्क्रैच करते तो अपने कैंपस में जाते, कार्ड स्क्रैच करते तो लिफ्ट उनको ऑन हो जाती, प्रॉपर उनके जो डिपार्टमेंट है उसके सामने उसका दरवाजा खुलता और वो दोबारा अपने हॉस्टल में जाते, ना बाहर निकल सकते ना उधर हो सकते। 1 साल के अंदर अंदर वो सारे के सारे तंग हो गए, इतने भी तंग हो गए कि तौबागार हो गए। अब वो ना निकल सकते हैं ना जा सकते हैं। अचानक इस तरह हुआ कि जी वहां पे पाकिस्तान में जलजला आ गया। तो इन मेरे भाइयों को तरकीब ये सूझी कि इन्होंने डीन ऑफ दी साइंसेस को, अपने जो हेड है उनको एक एप्लीकेशन लिखी और उसमें लिखा कि जी हमारे पाकिस्तान की कौम जो है वो इस वक्त मुश्किल में है और हम उनकी हेल्प करना चाहते हैं और हमें परमिशन दी जाए कि हम वापस चले जाएं और अपनी कम्युनिटी को सर्व करें। अब उन्होंने कंटेंट ऑफ द प्रोजेक्ट या कंटेंट में क्या लिखा कि हम तो कम्युनिटी को सर्व करना चाहते हैं, हमारा तो और कोई मकसद ही नहीं है। तो आपको पता है फिनलैंड की उस यूनिवर्सिटी ने अपने रूल्स को वायलेट करते हुए उनको ना सिर्फ जाने की इजाजत दी बल्कि उनके लिए 2 साल तक उनका जो पीएचडी का प्रोग्राम था वो फ्रीज रखा कि जब कभी भी आपका मौका मिले आप वापस आए और हम आपके जज्बात की कदर करते हैं। तो अगर आप कंटेंट ऑफ द प्रोजेक्ट में अपनी कहानियां बयान करना शुरू कर देंगे कि जी ये होगा तो इस तरह होगा और हम इतने लोगों को वो रोजगार की सहूलत देंगे, ये चीज मैटर नहीं करती। आपने कंटेंट ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है कि जो रिजल्ट टू द एक्सपेक्टेड टारगेट ग्रुप है आपने उसको फोकस करना होता है कि कम्युनिटी को आपकी सर्विसेज से फायदा क्या होगा। कम्युनिटी का फायदा पहले होगा जिसके लिए आपने टारगेट रखा है। प्रोजेक्ट की लोकेशन, टाइम, शेड्यूल एंड एक्टिविटीज ये मैटर करती है, लेकिन बाज़ औक़ात हम अपने डोमेन से हटकर आगे जा सकते हैं। डोनर आपको कभी टाइम, शेड्यूल और एक्टिविटीज पर बाउंड नहीं करता। इसका रीजन ये है बेटा कि बहुत सारे फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते। जिस तरह बिजली, थोड़ी देर पहले आपने देखा हमारा नेट डिस्टर्ब हो रहा था, वो आउट ऑफ कंट्रोल फैक्टर है, क्योंकि वो हमारे उसमें नहीं होता। तो डोनर इन चीजों को एनालाइज है, लिहाजा जिस वक्त आप प्रपोजल को राइट कर रहे होंगे तो टाइम बाउंड एलिमेंट्स पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। एक्सपेक्टेड मेच्योरिटी लेवल जो है वो आपने उसमें लिखना होता है। सोशल सेक्टर के जितने भी प्रपोजल्स होते हैं उसमें रिसोर्सेज बड़े डिपेंडेंट हैं। रिसोर्सेज क्या है बेटा? 2 किस्म की इंडस्ट्रीज होती हैं, एक को कहा जाता है कैपिटल इंटेंसिव, दूसरे को कहा जाता है लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री क्या है? मिसाल के तौर पर अस्पताल, अस्पताल में मेज और कुर्सी है लेकिन डॉक्टर और नर्स और मरीज नहीं होगा तो वो काम नहीं करेगा। लेकिन कैपिटल इंटेंसिव क्या होता है? जैसे कि एक फैक्ट्री, एक कमरा है और उसमें करोड़ों की मशीनरी है, उसको चलाने के लिए इक्विपमेंट भी करोड़ों का है, उसके अंदर जो रॉ मटेरियल है वो लाखों का है, फिर जो मटेरियल आउटपुट होगा वो फिर जाहिर है उसके अपना एक एज होगा। तो रिसोर्सेस आपने यहाँ पर आइडेंटिफाई करने हैं कि आपने जो प्रोजेक्ट आप लिख रहे हैं उसमें ह्यूमन फैक्टर ज्यादा इन्वॉल्व है या कैपिटल फैक्टर ज्यादा इन्वॉल्व है, कॉस्ट या इनकम। अब आपके जहन में एक और ख्याल आएगा कि जी हम जब सोशल सेक्टर के लिए प्रपोजल राइट करते हैं तो उसमें तो इनकम नहीं होती, हम इनकम के लिए तो काम नहीं कर रहे, हम तो वेलफेयर के लिए काम कर रहे होते हैं। तो इनकम से मुराद होती है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी मीन्स कि जो आप काम कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता अगर आप मर गए, नो व्हाट विल बी नेक्स्ट, फिर क्या होगा? अगर आपका दफ्तर है और आपने दफ्तर बंद कर दिया, आपका मूड खराब हो गया, आप कहते हो मैं तो स्कूल खोलता हूं, छोड़ो नहीं करता हूं ये काम, तो सर्वाइवल कैसे होगा? जो डोनर आपको लाखों रुपए दे रहा है वो ये आपसे पूछना चाहता है कि बहैसियत ह्यूमन अगर आपका मूड खराब हो जाए, अगर आप 2 कदम पीछे हट जाएं तो मैंने जो लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट की है उससे क्या होगा? आया कोई इनकम जनरेशन होगी? इनकम जनरेशन आपकी नहीं, उन लोगों की जिनके लिए आपने काम किया हुआ है। फिर डिस्क्रिप्शन,
ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन। कहता है जिस वक्त आप इम्प्लीमेंट करने के लिए बैठो तो A to Z हर चीज को एनालाइज करके A to 1 लिखो, ताकि पता लगे कि मेरा क्या क्या कदम किस वक्त होगा। प्रोजेक्ट टीम एंड मैनेजमेंट में एक शख्स से वाहिद हूं, जाहिर है मैं फील्ड में जाके सर्वे नहीं कर सकता। जो हम सर्वे करते हैं ना ये सोशल सेक्टर के लिए, उसे नीड असेसमेंट्स कहा जाता है। सबसे पहले कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट्स को परखा जाता है कि जरूरत किस चीज की है। ये ना हो कि यहाँ पर आप पानी का कुआं खोदने की वो कर दें, फंड ले लें, और बाद में पता लगे कि जी पानी इतना ज्यादा हो गया है कि सारा ड्रेन हो रहा है, निकासी का निजाम ही नहीं है आपके इलाके में। तो आपने ऐसे तरीके से प्रोजेक्ट को चुनना होता है कि जो उसकी मैनेजमेंट या दूर रस नताइज तक आपको पहुंचा सके। बेटा नेक्स्ट जो छोटा सा पॉइंट है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, उसे कहा जाता है मॉनिटरिंग। देखा कैसे जाता है? एक को कहा जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉनिटरिंग, दूसरे को कहा जाता है प्रोसेस ओरिएंटेड मॉनिटरिंग। आपने कभी मकान की तामीर देखी होगी, आप गए, एक हफ्ते बाद दोबारा गए, आपने देखा मकान बन रहा है, उसका लेंटर भी हो रहा है, फिर अगली छत आ रही है, इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉनिटरिंग। आपने देखा काम हो रहा है, ठीक है। प्रोसेस मॉनिटरिंग ये है कि जो आपका मॉनिटरिंग ऑफिसर है वो जाकर ये चेक करे ये जो ईंट लगाई गई है आया ये उस मेयार की है जिसका डोनर ने कहा था, इस पे जो सीमेंट लगाया गया है ये उसी मेयार का है जो डोनर ने कहा था, कहीं ठेकेदार यहाँ पे हेरा फेरी तो नहीं कर रहा। आपने 3 लेबर के लिए कहा था, आया 2 लेबर काम कर रहे हैं, आपको रिजल्ट तो मिल रहा है, नो डाउट काम हो रहा है, लेकिन प्रोसेस मॉनिटरिंग करने से आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है या आपकी जो अचीवमेंट है उसको अच्छा समझा जाता है, क्योंकि डोनर आप पे ट्रस्ट करके आपको जब फाइनेंस करेगा तो आपने अपने प्रपोजल में सारी चीजें लिखनी होती हैं। अब आप बहैसियत फर्स्ट टाइम चूंकि आप प्रपोजल राइटिंग की दुनिया में आ रहे हैं, आपके दिल में एक सवाल के सरजीदा को डेर ग्रान कर दे, हमें तो लिखना भी नहीं आता, हमें तो नीड असेसमेंट करना भी नहीं आती, हमें तो डेटा कलेक्शन करनी भी नहीं आती, हम यूनिवर्सिटीज जाते हैं वहां पे डेटा इकट्ठा करने के लिए, हमें कोई लिफ्ट नहीं कराता, तो कैसे करेंगे काम? बहुत आसान, इसके लिए भी आपको एक लिंक दिया है रजिस्टर एट पे, जिसमें आप अपने माउस कर्सर को लेके जाएंगे तो देखिएगा बेटा यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा। ये मैंने लिंक पहले से आपके लिए सेट किया हुआ है, जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो globalgiving.org के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड मुख्तलिफ इदारों को फंडिंग देती है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप अपना प्रोफाइल बनाएंगे और फिर सो जाएंगे। जब एक डोनर का दिल चाहेगा कि मैं पाकिस्तान में यतीम बच्चों के लिए काम करना चाहता हूं तो वो सर्च करेगा, आपकी एनजीओ को खुद ही फंड मिलेगा। जब एक डोनर ये चाहेगा कि मैं पाकिस्तान में सिलाई कढ़ाई का सेंटर के लिए काम करना चाहता हूं, वो सर्च करेगा, अगर आपकी प्रोफाइल उसको मिलेगी तो वो आपको फाइनेंस कर देगा। आप इसको जरा एक्सप्लोर ओवर कर लीजिएगा, आप यकीन करें बहुत सारी हमारी इस्लामाबाद बेस्ड एनजीओस हैं जिन्होंने मल्टीपल प्रोफाइल्स बनाई हुई हैं, यानी उन्होंने ये भी शो किया है कि हम चाइल्ड लेबर पे भी काम करते हैं, उन्होंने ये भी शो किया है कि हम मदारिस पे भी काम करते हैं, उन्होंने ये भी शो किया हुआ है कि हम स्कूलों पे भी काम कर रहे हैं, हम ऑर्फनेज पे भी काम कर रहे हैं, हम वोमेन एम्पावरमेंट पे भी काम कर रहे हैं। गर्ज जितने टॉपिक आपके दिल में आते हैं सब पे हमारे पाकिस्तानी भाई माशाल्लाह से काम कर रहे हैं। इस लिंक को एक्सप्लोर करने का एक बेनिफिट और भी होगा, वो क्या? वो बेनिफिट बेटा ये होगा कि आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि एनजीओ सेक्टर, सोशल सेक्टर काम कैसे कर रहा है, उसमें कौन कौन सी वैरायटी है, वो किस तरह आगे जा रही है। अगर आप प्रोफेशनली काम करना चाहते हैं, आपका दिल ये चाहता है कि यार बस चीज तो बड़ी अच्छी है, इसमें रिसोर्सेज भी इतने नहीं लगते, मैं घर में बैठा हुआ हूँ, मुझे थोड़ा बहुत लिखना भी आता है, मैं अपनी कम्युनिटी को सर्व करना चाहता हूँ, तो प्रोसेस क्या होगा? पहला प्रोसेस ये होता है कि आपने अपने इदारे को रजिस्टर कराना होता है, फिर अकाउंट्स ओपनिंग करनी होती है, सिंपल सी बात है, जिस वक्त आपका मूड होगा इंशाल्लाह इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। फिर फंडिंग के लिए डोनर की तलाश करनी होती है। लेकिन इन तमाम चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है बेटा?
इंपॉर्टेंट ये है कि आपने कम्युनिकेशन स्किल्स एंड क्रिएटिव राइटिंग के तमाम मराहिल या असूलों से अपने आप को आशना करना होता है, क्योंकि आप जब भी लिखोगे वो कम्युनिकेशन स्किल कहलाएगी। और जब आप लिखने के लिए प्रपोजल राइटिंग के बयान किए गए तमाम टारगेट्स को, तमाम एलिमेंट्स को एक एक करके जस्टिफाई करोगे तो वो क्रिएटिव राइटिंग में आ जाएगा। तो कम्युनिकेशन स्किल्स और क्रिएटिव राइटिंग बहुत सारे इदारे माशाल्लाह से कराते हैं, और नॉर्मली इतना महंगा कोर्स भी नहीं होता। आई थिंक 5000 रुपीज का कोर्स होता है, 45 दिन का इसका मॉड्यूल है। बहुत इजीली आपको ये कोर्स का मॉड्यूल हमारे यहाँ भी मिल जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोकन इंग्लिश भी ये कोर्स ऑफर करती है। महीने में 2 दफा हम इसकी अपने बैचेस लॉन्च करते हैं, और बहुत स्कोप है इसका। एवरग्रीन एक फील्ड है। अगर आप प्रपोजल राइटिंग में जाना चाहते हैं तो आपने इस कोर्स को पकड़ना होगा। फिर हमारे पास है डिजिटल मार्केटिंग। अब ये डिजिटल मार्केटिंग बीच में क्या चीज आ गई बेटा? जब आप प्रपोजल राइट कर लोगे तो इसको लोगों तक पहुंचाना होगा। मैं नॉर्मल सी बात करता हूँ। आपको पता है डिजिटल मार्केटिंग में सबसे ज्यादा जो किरदार अदा किया ये पिछले इलेक्शंस में हमारी पीटीआई गवर्नमेंट ने किया। इन्होंने जितना फोकस डिजिटल मार्केटिंग पर किया, अपनी एक एक एक्टिविटी को लोगों तक पहुंचाया और अपनी परफॉर्मेंस को पहुंचाया। ये नहीं कि अपोनेंट पार्टीज वालों ने काम नहीं किया, नवाज शरीफ साहब ने काम नहीं किया, जुनेद साहब ने काम नहीं किया, इनकी बात नहीं कर रहा, उन्होंने उनसे ज्यादा शायद काम किया हो, लेकिन लोगों तक पहुंचाया नहीं। तो जब लोगों तक काम पहुंचता है तो उनकी वेल विशेस उन तक पहुंचती है। तो डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा कोर्स है जो बहुत सिंपल और बेसिक कंप्यूटर से अगर किसी की आशनाई है तो ये एवरग्रीन एक स्किल है, ये आपको चाहिए होगी। आप इसमें भी अपना फंडामेंटल कोर्स कर सकते हैं। तीसरी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है प्रपोजल राइटिंग में वो है बेसिक अकाउंटिंग। अगर आप में से कोई भाई अकाउंटिंग से फेमिलियर नहीं है तो कम से कम 10-12 दिन का एक कोर्स जो बेसिक आपको ये बताए कि यार लेजर कैसे मेंटेन होते हैं, डोनर को रिपोर्ट कैसे दी जाती है, आपने इनकम एंड लॉस स्टेटमेंट्स कैसे बनानी है, आपने एसेट्स को कैसे मेंटेन करना है, अगर आपको फंड मिलते हैं तो आप इन्वेंट्री को कैसे मेंटेन करोगे। तो ये सारी चीजें आपको बेसिक अकाउंटिंग में सिखाई जाती है। इंशाल्लाह भी हो अगर हमारे यहाँ कोई बेसिक अकाउंटिंग का कोर्स शुरू हुआ तो इंशाल्लाह हम आपके साथ उसको शेयर करेंगे। नीचे आपको एक लिंक दिया गया है। अगर आप किसी भी कोर्स में अपने आप को एनरोल करना चाहते हैं तो ये लिंक एवरग्रीन है। जिस वक्त भी आप इस पे क्लिक करेंगे आपकी इंफॉर्मेशन हम तक पहुंच जाएगी और हमारा नुमाइंदा आपका फॉर्म मिलते ही आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हो तो मैं अनम्यूट करता हूँ अब्दुल बासित भाई को भी, अब्दुल्ला भाई को भी। आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। बेटा अब्दुल्ला भाई कोई क्वेश्चन हो आपका? जी सर। यस सर। सर ये तो बहुत अच्छा काम, प्रपोजल की जो इंफॉर्मेशन है वो हमने हासिल की। ऐसी और ट्रेनिंग आ जाए फ्री में हो या हर हफ्ते हमारी ट्रेनिंग है, हर हफ्ते हम नई नई ट्रेनिंग करेंगे, हमारी फेसबुक पे शेयर हो जाया करेगी इंशाल्लाह। अब इसमें कमाल की बात मैं आपको बताऊं, ये सारी ट्रेनिंग ये जो 1 घंटा आपने मेरे साथ गुजारा, ये 1 घंटा इतना कीमती नहीं है बेटा जितना मैंने आपके साथ डेटा शेयर किया है ना। जो डोनर्स की डायरेक्टरी मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये मैंने कितनी मुश्किल से लिया ये खाली मेरा दिल जानता है। इसके अलावा मैंने आपको जो उन एनजीओज के प्रोजेक्ट्स और सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स आपके साथ शेयर किए हैं जो अप्रूव्ड हैं, यानी कि जो फॉरेन डोनर ने एक्सेप्ट किए हुए और उनको करोड़ों रुपए का फंड दिया हुआ है, आपको वो डॉक्यूमेंट्स मैंने शेयर किए हैं। अगर आप इसमें अपना कैरियर बनाओगे ना तो आई होप कि आप याद रखोगे कि आपने अपना घंटा जो है, ये 1 घंटा जो हमारे साथ गुजारा है, इसको वाकई कीमती किया है और आपको इंशाल्लाह बहुत काम आएंगे ये डॉक्यूमेंट्स। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हम बहुत शुक्रगुजार है सर। और सर ये जब हम पढ़ते हैं, मसलन ये ट्रेनिंग लेते हैं, तो इसका कोई सर्टिफिकेट हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। मैं बात कर तो लूंगा, आप मैं अपनी यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट से बात कर लूंगा इंशाल्लाह, और कुछ भी हुआ तो आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे। जी सर, हम पेमेंट करेंगे नो सर्टिफिकेट की, प्रॉब्लम, कोई इंशाल्लाह बात कोई नहीं। भी बात हुई तो हम उनसे कर लेंगे। अब्दुल बासित बेटा आपका कोई सवाल हो? सर थैंक यू सर फॉर योर टाइम। अब्दुल बासित बेटा, जिस तरह की अब्दुल्ला ने कहा ना कि सर्टिफिकेट मैटर करता है, मैं इस बात से एग्री करता हूं कि जब आप सीवीज में लिखते हो कि मैंने एक ट्रेनिंग ली है और उस ट्रेनिंग के अंदर में मैंने ये 6 कंपोनेंट पढ़े, तो जाहिर है इससे आपकी वर्थ ज्यादा होती है।
तो हमारी सीवीज में क्या होता है, मैंने एफए किया, बीए किया है, एमएस ऑफिस किया है, हार्डवेयर किया और नेटवर्किंग किया है, ये 4-5 चीजें हैं जो हम लोगों को आती हैं। तो जाहिर है जब मार्केट बड़ी टफ हो गई है, बहुत ज्यादा कम्पिटेटिव मार्केट हो गई है, इसमें नई नई चीजें अगर आप अपनी सीवी में, अपने डॉक्यूमेंट में ऐड नहीं करोगे तो मार्केट में आगे बढ़ने का चांस आपको कम मिलेगा। तो आप अब्दुल बासित बेटा, अब्दुल्ला भाई, आप दोनों ने ऐसा काम करना है, वो जो लिंक्स आपको शेयर किए हैं आज ही उन दोनों को में अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं। कम से कम 1 हफ्ता वेट करें कि जी आपको कितनी मेलें आ रही हैं और किस किस मौके पर आ रही हैं और मार्केट में चल क्या रहा है। फिर अगर आपका मूड हो कि जी मैं करता हूँ इस चीज को, प्रपोजल राइटिंग को सीरियसली एज अ कैरियर लेता हूँ, तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। जी और सर, थैंक यू 98 सर, वाला मेरा बहुत भाई जो है मेहरबानी, ये बहुत बिल्कुल चैट नहीं करा, मेहरबानी। बात भी नहीं की। एनी क्वेश्चन बेटा आपकी तरफ से? अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो थैंक यू मच सर। सर। आपका लेक्चर सुनकर बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली सर आपने बात की डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से। जी जी सर एक्चुअली मैंने स्टार्ट की डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हिशाम सरवर के यूट्यूब चैनल पर सर। ठीक है बेटा। जी, वहां से मैंने उनकी वीडियोस तकरीबन 20 प्लस वीडियोस देखी, मुझे वहां से काफी नॉलेज मिला। सर आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी स्पोकन इंग्लिश में इस हवाले से कोई कोर्स शुरू हुआ डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से, तो प्लीज सर हमें इस बारे में जरूर जरूर बताएं। जरूर हमारा बेटा, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, हम जो डिजिटल मार्केटिंग अपनी तरफ यहाँ पे कराते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोकन इंग्लिश में, हम फोकस बेस कराते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक क्लाइंट आ जाता है कि जी मेरा तो ये बार्गेन सेंटर है और मैं अपने बिजनेस जी को सर। प्रमोट करना चाहता हूँ। तो हम उसे क्या करते हैं, हम उसे 5-6 हजार रुपए ले लेते हैं उसके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। और वो जो प्रोजेक्ट होता है ना कि अब इसको सच्ची मुच्ची का करना है, वो हम अपने डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट्स को काम देते हैं कि बेटा गुड रेंडमली तुम सर। क्या करोगे, तुम किस चीज को प्रमोट करोगे जब तक आपको खुद पता ना हो कि मैं प्रमोशन कैसे करूं। तो इस तरह ओके हम सर। बच्चों से जब काम लेते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपोजर हो जाता है। अब आप देखें, आपने कहा मैंने इतनी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, वीडियोस तो देख ली हैं, लेकिन आपने अगर साथ साथ किसी काम को प्रमोट किया होता, अपना ट्यूशन सेंटर एक झूठी मूठी का बना लेते और उसको प्रमोट कर देते, तो क्या होता, अभी एग्जैक्टली आप सर। इतने मशहूर हो जाते अपने इलाके में, 4-5 बच्चे ही आपके पास आ जाते पढ़ने के लिए। यस सर, ऑलराइट, थैंक यू ठीक सो है ना, मच, मतलब थैंक यू एक सो मच टारगेट सर। बेस्ड काम करोगे ना बेटा तो कभी फेलियर नहीं एग्जैक्टली होगा। सर, इसमें मेन बात ये है ना कि ऑडियंस टारगेट मेन है सर, इम्पोर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और टारगेट सर, तक पहुंचना मेन चीज है। एग्जैक्टली सर, ठीक है ऑलराइट, थैंक ना, यू ओके, सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत थैंक शुक्रिया यू आप अल्लाह लोगों का। हाफिज। इंशाल्लाह उम्मीद है अगले हफ्ते अगर आपने हमें ज्वाइन किया तो अगली ट्रेनिंग के साथ दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू, खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। Allah Hafiz.